देखो लास्ट क्लास में हमने जो कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर ग्रेडियंट होता है उसका फॉर्मूला निकाल लिया था और उसके ऊपर आधारित दो फॉर्मूले जो थे वो किए थे। उसी के ऊपर आधारित दो क्वेश्चन और है जो कि जैसे कि मान लो कि कभी कभार क्या है कि फलन का फंक्शन का मान दे देता है, तो उस कंडीशन में तो ग्रेडियंट को निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि एक पृष्ठ दिया हुआ है, उस पृष्ठ के इन बिंदुओं के ऊपर, किसी आकाश में इन बिंदुओं के ऊपर आपको क्या ज्ञात करना हो, ग्रेडियंट ज्ञात करना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अदिश राशि होती है या अदिश क्षेत्र होता है वो हमेशा किससे पृष्ठ व्यक्त किया जाएगा, वो हमेशा पृष्ठ के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और पृष्ठ के अंदर अगर सभी बिंदुओं के ऊपर फाई का मान क्या है, समान है, तो उसको कैसा बोलेंगे, समअदिश पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, और असमान है तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग, या समअदिश पृष्ठ नहीं कहलाएगा, ओनली फॉर अदिश पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, सदिश क्षेत्र। जो सदिश राशि के कारण जो क्षेत्र होगा वो सदिश क्षेत्र। और ये क्या होता है, सदिश क्षेत्र सदिश राशि के कारण होता है। इस वजह से सदिश राशि के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक कोई दिशा के अंदर वो निरूपित होता है। उस वजह से सदिश क्षेत्र जो होता है उसको किसके द्वारा, रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई भी सदिश क्षेत्र जिसके अंदर फील्ड की सारी लाइनों के परिणाम समान हो तो उस कंडीशन में उसको कैसा सदिश क्षेत्र बोलेंगे, समरूप सदिश क्षेत्र। और अगर फील्ड के अंदर सारी की सारी रेखाएं एक समान ना हो, जैसे कि आप द्रव के वेग को देख लिया, नदी के अंदर जो पानी का प्रवाह है उसको देखते हो, तो उस कंडीशन में ऊपर से नीचे मतलब दोनों किनारों से आप बीच की तरफ जाओगे तो उस कंडीशन में वहां पे वेलोसिटी अधिक होती है, बाकी वाली सारी जगहों पे वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो रेखाओं का परिणाम क्या होता है, सदिश क्षेत्र की रेखाओं का वो कम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है सबसे, फिर बढ़ी सेंटर पे आई, उस जगह पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, पूरी अधिकतम वेलोसिटी होती है, फिर वापस घटना शुरू होती है और कैमरे के ऊपर उसका मान और कम हो जाता है। तो इस प्रकार का सदिश क्षेत्र जो होता है उसको कैसा सदिश क्षेत्र बोलेंगे, असमरूप सदिश क्षेत्र बोलते हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में हमने जो सदिश क्षेत्र है, अदिश क्षेत्र है, उसके लिए हमने क्या ज्ञात की थी, प्रवणता ज्ञात की थी। इस प्रवणता में हमने क्या ज्ञात किया था, प्रवणता के अंदर हमने ये ज्ञात किया था कि कोई भी अदिश राशि है उसका दूरी के साथ में दिशात्मक रूप से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर जैसे कि मान लो कि ये कोई भी पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ को अगर हम किसी भी आकाश में लें तो इस आकाश के अंदर मान लो कि अगर इस पृष्ठ से हम किसी अन्य बिंदु के ऊपर, किसी डिस्टेंस के ऊपर, किसी दूसरी दूरी के ऊपर, कोई भी एक्स डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन होगी, जेड डायरेक्शन, किसी भी दिशा के अंदर हम कोई भी छोटा सा परिवर्तन करते हैं दूरी के सापेक्ष, तो जो दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो किसको प्रदर्शित करेगा, अदिश क्षेत्र की प्रवणता को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखना प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर। और ये किसी न किसी एक चर राशि के सापेक्ष होती है, या तो एक्स के सापेक्ष हो सकती है, वाई के सापेक्ष हो सकती है, या जेड के सापेक्ष हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर इसमें क्या होती है, एक्स वाई या जेड, आप कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो जिसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर डिस्टेंस के साथ होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करते हो। इस वजह से जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती है वो कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। क्योंकि अब इसके बाद में क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और इसके सूत्र का जो हमने व्युत्पन्न किया था वो सूत्र क्या था, ग्रेड ऑफ फाई वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू आयोटा कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। ये क्या था, इसका फॉर्मूला था कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में, ये हमने पढ़ लिया था। और इसका जो सूत्र का व्युत्पन्न किया था उस सूत्र के अंदर आपने देखा होगा कि जो ग्रेड ऑफ फाई वेक्टर था वो किसके बराबर था, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप बराबर डी फाई अपॉन डी एन कैप। ठीक है, ये डी आर और डी एन किसके, अभिलंब के अनुदिश सदिश अदिश क्षेत्र के अंदर परिवर्तन को प्रदर्शित करता था, और डी आर क्या था, स्थिति निर्देशांकों के सापेक्ष उसके अंदर अधिकतम परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है।
ठीक है ना। और यहाँ पे ये एन कैप जो है, एन कैप किसको, अदिश क्षेत्र की परिणता की दिशा को बताती है, जो कि किसके अनुदिश थी, अभिलंब के अनुदिश थी। और उसके बाद हमने क्या किए थे, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे। अब क्या है, जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट देख लिया कि अगर आपको कोई भी डेल वेक्टर फाई दे दिया तो उसका सीधा आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सीधा डिफरेंशिएशन करके आप क्या कर लोगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करके एक्स वाई जेड की और सीधा निकाल सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि आपको कोई भी मान लो कोई एक प्रश्न दे दिया, उस पृष्ठ की इक्वेशन दे दी आपको और पूछ लिया कि इस पृष्ठ के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर आपको क्या ज्ञात करना है, अदिश क्षेत्र के प्रभाव या फिर अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान ज्ञात करना है। या फिर आपको कह दे कि जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर अदिश क्षेत्र के प्रवणता या फिर अदिश क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, उस दिशा को ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लो कि ये एक पृष्ठ है, इससे हम दूसरे पृष्ठ के ऊपर जा रहे हैं, तो ये किस दिशा के अंदर हम जाए कि इसके अंदर अधिकतम परिवर्तन हो। तो वो डायरेक्शन पूछे तो उस कंडीशन के अंदर हम डायरेक्शन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डेल फाई वेक्टर जो है वो किसके अंदर, एन कैप डायरेक्शन में होता है। तो किसी भी सदिश की दिशा को आप निकालते हो तो आपको मालूम होगा कि आप जैसे कि एन कैप बराबर या क्या लिखोगे इसके अंदर, एकांक सदिश किसकी डायरेक्शन बता रहा है, डेल फाई को। नीचे क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी सहायता से आप किस दिशा के अंदर है ये, उस दिशा के अंदर उस दिशा का मान भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, इस फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज्यादातर 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन है बिंदु 2 -1 2 पर पृष्ठ x² y + xz just to for के अभिलंब एकांक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अभिलंब एकांक सदिश, अभिलंब एकांक सदिश किसको प्रदर्शित करता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता का सूत्र आएगा उसी की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इस पृष्ठ के ऊपर अभिलंब की दिशा के अंदर अदिश क्षेत्र के अंदर होने वाले अधिकतम परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हो। तो पहले ही बताया था कि जो अदिश क्षेत्र होता है उसको हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दी हुई है, उस पृष्ठ की समीकरण दी हुई है। तो यही समीकरण क्या करेगी, उस अदिश क्षेत्र के पृष्ठ को व्यक्त करेगी, क्योंकि ये क्या है, उसी पृष्ठ की इक्वेशन है। और पृष्ठ ही किसको प्रदर्शित करता है, अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो उस कंडीशन में अदिश क्षेत्र का फलन क्या हो जाएगा, फाई बराबर आई एक्स वाई जेड। ये किसके बराबर आ जाएगा, x² y + xz - 4 के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को किसके बराबर, यहाँ पे माइनस के 4 इधर की 4 को इधर की तरफ ट्रांसफर करके किसके बराबर, पाई के बराबर रख देना है। तो वो किसको व्यक्त करेगा, वो आप लोगों के अदिश क्षेत्र के पृष्ठ को व्यक्त करेगा। अब आपको अदिश क्षेत्र के पृष्ठ के बारे में पता चल गया। अब पृष्ठ के बारे में पता चल गया तो एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो एकांक सदिश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उस सदिश के, जिस सदिश की दिशा को व्यक्त कर रहा है उस सदिश के तथा उस सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। तो एकांक सदिश, अभिलंब एकांक सदिश एन कैप का क्या मान होगा, एकांक सदिश एन कैप क्या होगा, डेल वेक्टर फाई अपॉन डेल वेक्टर फाई का रिजल्टेंट किस बिंदु के ऊपर, 2 -1 और 2
टू पॉइंट के ऊपर क्या आएगा आप लोगों के, ये एकांक सदिश आएगा। ठीक है, अब देखो एन कैप बराबर क्या है, डेल वेक्टर फाइव अपॉन डेल वेक्टर फाइव, किस बिंदु के ऊपर 2 माइनस 2। तो उससे पहले तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल वेक्टर फाइव का मान निकालना पड़ेगा, वो यहाँ से निकालोगे, फिर उसके अंदर कौन से बिंदु 2 माइनस 1 2 को पुट करोगे, तो उस बिंदु के ऊपर आपको क्या मिलेगी, प्रवणता मिलेगी, तो वो आई जे के रूप में मिलेगी। वो मिलने के बाद में आप क्या करोगे, उसका भी क्या निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये अदिश पृष्ठ की प्रवणता डेल वेक्टर आई बराबर आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। फाई का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, पीछे क्या लिखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड माइनस 4, ये आ गया। अब इसका क्या करो, तीनों से ये अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा ही डिफरेंशिएशन लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन इसका लिखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, डेल वेक्टर फाइव बराबर कोष्टक में 2xy प्लस जेड आई के प्लस, अब क्या करना है, वाई के सापेक्ष करना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जे के, अब जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, एक्स के कैप आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस किस दिशा के अंदर डायरेक्शन के रूप में आपको पता चल गया कि इस दिशा के अंदर क्या है, उसकी प्रवणता क्या होगी, ये होगी, ये हमें पता चल गया। अब इसमें जो इसकी सदिश रूप में इक्वेशन है, मतलब बिंदु के ऊपर प्रवणता को प्रदर्शित करने वाली, वो इस बिंदु या फिर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, इन पॉइंटों का इसके अंदर मान रख के हम क्या कर सकते हैं, उस बिंदु के ऊपर अदिश क्षेत्र की प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, बिंदु 2 माइनस 1 2 पर पृष्ठ फाई की प्रवणता क्या हो जाएगी, डेल वेक्टर फाई, नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2, एक्स की जगह पे क्या रखना, 2, वाई की जगह पे माइनस के प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा वापस 2 आई के प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर जे कैप प्लस वापिस 2 के। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 4 प्लस के 2 तो माइनस के 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप के रूप में ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पढ़ा हुआ है इतना। अब देखो, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका परिणाम ज्ञात करना है, सॉरी रिजल्टेंट ज्ञात करना है। तो रिजल्टेंट ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं है, रूट के अंदर वैल्यू निकाल देते, और तो कुछ करते नहीं थे, मतलब उसके अंदर जो भी आई जे के साथ में जो भी गुणक होते थे तो उनका क्या करते थे, स्क्वायर करके उसका रूट जोड़ के और रूट निकाल लेते थे। जैसे कि 3 डायमेंशन के अंदर आप 11th के अंदर पढ़ते होगे, जो आर वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हो, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका रिजल्टेंट जो होता था वो आर वेक्टर बराबर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वही की वही सेम वैल्यू इसके अंदर भी, तो यहाँ से डेल वेक्टर 5 नीचे पॉइंट क्या लिख दो 2 माइनस 1 2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके, रूट 4 प्लस 16 प्लस 4 इसी वस्तु क्या आ जाएगा आपके 20 ऑफ 24, रूट 24 आ गया। इस रूट 24 को और किस प्रकार से लिख सकते हो, 4 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 6, किसका मान आ गया
डेल वेक्टर फाइव 2 - 1 2 इसके टू क्या आ जाएगा आपके 2√6 आ गया। ये इसका मान आ गया। अब इस मान को किस समीकरण में रखना है? इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? एक तो ये वाला मान और एक ये वाला मान, दोनों किसके अंदर रखने हैं? इक्वेशन नंबर 1 में रखने हैं। तो इसको क्या दे दो 2 नंबर और इसको क्या दे दो 3 नंबर। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से मान किसमें रखो? मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने को। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मान 1 में रखोगे तो उस कंडीशन के अंदर एन कैप क्या आ जाएगा आपके? ये दो नहीं होगी, दो ये वाली यूज होगी, तो मैं पॉइंट वाली यूज करूँगा। ठीक है, क्या आएगा? -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, नीचे क्या आ जाएगा 2√6। तो एन कैप बराबर क्या आ जाएगा आपके? -1/√6 कोष्टक में माइनस के आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3। इस डायरेक्शन में क्या होगा? अधिक क्षेत्र के अंदर क्या होगा? दूरी के साथ में अधिकतम परिवर्तन होगा, जिसका सूत्र क्या होगा? एन कैप बराबर 1/√6 माइनस के आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर सेम वही की वही चीज है, पर उसमें एन कैप का मान नहीं पूछा हुआ है, लेकिन दो चीजें उसमें पूछी हुई है। एक तो क्या पूछा हुआ है? इस डेल वेक्टर ऑफ फाई को, मतलब अधिक क्षेत्र की प्रवणता को पूछा हुआ है, और साथ में उसके रिजल्टेंट का मान पूछा हुआ है। तो वो क्वेश्चन इसी के जैसा जैसा है सेम, साथ में एन कैप को भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो उस क्वेश्चन को आपको उसको करना है, तो वो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि फाई एक्स वाई जेड कोई यदि पृष्ठ जो है उसको किसके द्वारा? इस समीकरण 2x जेड की पावर 4 माइनस x² y हो, तो एक तो किसका डेल वेक्टर फाई तथा डेल वेक्टर फाई के मोड तथा एन कैप का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वो बिंदु जो है कौन से बिंदु के ऊपर ज्ञात करना है? बिंदु 2 -2 -1 पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या ज्ञात करना है? अधिक क्षेत्र की प्रवणता का मान ज्ञात करना है। प्रवणता ज्ञात करने के बाद में उसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। रिजल्टेंट ज्ञात कर लोगे तो फिर साथ में आप ये चीज भी ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब देखो ये होने के बाद में आ जाता है आपके समाकलन। समाकलन किसका? किसी भी सदिश क्षेत्र का जो समाकलन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समाकलन आपको ध्यान रखना है 3 टाइप का होगा। एक तो कौन सा? रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। तीनों का ही अलग अलग यूज है, तो तीनों ही अलग अलग, मतलब पृष्ठीय और आयतन समाकलन तो एक साथ में पढ़ लेंगे, पर रेखीय समाकलन जो है वो किसके अंदर यूज होगा? और रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, और लास्ट में आप लोगों को जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आयतन समाकलन। तो रेखीय समाकलन जो होता है वो नॉर्मली, अगर जैसे कि आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी तो उस क्वांटिटी के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को अलग अलग अगर डिफरेंशिएशन करना हो अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष, जैसे कि x के सापेक्ष चेंज, y के सापेक्ष चेंज, z के सापेक्ष चेंज, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष अलग अलग दिशा के अंदर अगर हमें क्या करना हो, किसी भी सदिश क्षेत्र के प्रभाव को ज्ञात करना हो,
तो उस कंडीशन में उसका क्या किया जाता है, रेखीय समाकलन। मतलब जैसे कि कोई भी आपने डायरेक्शन ले ली, ये एक्स डायरेक्शन, जिसके अंदर क्या है, कोई सदिश क्षेत्र है या फिर सदिश क्षेत्र का क्या है, इस दिशा सदिश क्षेत्र को इस डायरेक्शन के अंदर क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन या क्षेत्रीय समाकलन क्यों ज्ञात किया जाता है कि मान लो कि अगर हमें रेखीय समाकलन ज्ञात करना है तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दो बिंदुओं के मध्य जो हमने सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन ली है उसका इन दो बिंदुओं के मध्य कितना प्रभाव है, प्रभाव है, प्रभाव बोल सकते हो, इफेक्ट बोल सकते हो, क्या वैल्यू है ये बोल सकते हो। वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य उस सदिश क्षेत्र का क्या किया जाता है, उस दूरी के सापेक्ष क्या किया जाता है, उस डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के सापेक्ष समाकलन किया जाता है। जैसे कि अभी एक्स दिशा है तो इसके अंदर इंटीग्रेशन उस सदिश क्षेत्र का किस डायरेक्शन के अनुदिश होगा, एक्स के अनुदिश। वाई दिशा के अंदर अगर हम क्या करना चाहते हैं, इफेक्ट नोट करना चाहते हैं तो वाई दिशा में होगा, जेड दिशा में इफेक्ट नोट करना चाहते हैं तो जेड दिशा में होगा। तो जो सदिश क्षेत्र जो होता है उस सदिश क्षेत्र का किसी पृष्ठ के ऊपर, किसी डायरेक्शन के अंदर एक रेखा के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर कितना इफेक्ट है, उन सब इफेक्ट, उनके इफेक्ट, वो सदिश क्षेत्र के इफेक्ट को रेखा के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर और आयतन के ऊपर, किसी वस्तु के आयतन के ऊपर, इन तीनों के ऊपर जो हम इफेक्ट ज्ञात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनका सदिश क्षेत्र का रेखीय, पृष्ठीय और आयतन समान। मतलब सदिश क्षेत्र के समाकलन में और कुछ भी नहीं है, जो सदिश क्षेत्र का समाकलन होता है वो तीन टाइप का होता है, और इन तीनों टाइप में क्या किया जाता है, जो समाकलन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है कि किसी भी पृष्ठ, किसी रेखा या किसी आयतन, इन तीनों के ऊपर आपको क्या ज्ञात करना है, उस सदिश क्षेत्र के प्रभाव को देखना है। और प्रभाव को देखना होता है तो प्रभाव को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम से प्रारंभिक बिंदु के ऊपर जो समाकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन हो जाएगा। किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के सापेक्ष अगर हम उसका समाकलन कर रहे हैं तो वो उसका पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा, और पूरे के पूरे पृष्ठ के वॉल्यूम के सापेक्ष अगर हम उसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें तो वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जो मान है, इसका आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा आपके, एल वेक्टर 5 उसका जो है 2 -2 -1 इक्वल टू क्या होगा आपके 10 i कैप -4 j कैप -16 k। ये तो क्या होगा, इसकी प्रवणता निकल जाएगी। अब उसके बाद में इसकी जो प्रवणता का रिजल्टेंट है इसका वो क्या आ जाएगा आपके 2√93। ठीक है, और n कैप का मान जो आएगा वो क्या होगा, बराबर आएगा आपके 5 i कैप -2 j कैप -8 k कैप अपॉन रूट। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, ये आपको निकालना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं आ जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। मैं डिफिकल्ट जो पड़ता है वो डाइवर्जेंस वाला और कर्ल वाला, उसमें क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट के कंडीशन। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 के साथ डेल वेक्टर का कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सीधा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वहां पे क्या था, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, कुछ वेक्टर के नियम जो होते हैं वो हमको याद होने चाहिए। वेक्टर के नियम पता होते हैं तो वो करना सरल हो जाता है, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो रेखीय समाकलन। देखो रेखीय समाकलन में अभी भी बताया था कि कोई भी सदिश क्षेत्र है उसमें उसके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के ऊपर जो उसका समग्र टोटल इफेक्ट कितना है, वो इफेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सदिश क्षेत्र का उस दिशा के अंदर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के सापेक्ष अगर हम समाकलन करेंगे तो वही समाकलन क्या कराएगा, रेखीय समाकलन कहलाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो कि मैंने कोई भी एक वक्र ले लिया, ठीक है,
जो कि किसको प्रदर्शित करता है, यह वक्र सदिश क्षेत्र के अंदर सदिश क्षेत्र की दिशा को। क्योंकि या तो वक्र के रूप में आप क्या करते हो, सदिश क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात करते हो, उसके ऊपर एक स्पर्शरेखा खींचकर उस बिंदु के ऊपर। तो अब क्या करो, इस वक्र को अगर हम मान लो कि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों या अल्पांश टुकड़ों के अंदर विभक्त करें, तो इन सब अल्पांश टुकड़ों के अंदर क्या होगा, इनके कुछ न कुछ सदिश क्षेत्र का मान होगा लेंथ का। ठीक है, इस पर देखा खींचोगे तो यहाँ पे जो सदिश क्षेत्र है A1 वेक्टर है, उसका इसके अल्पांश लेंथ के साथ में डॉट प्रोडक्ट करके जितने भी अल्पांश टुकड़े उन सबको जोड़ देंगे तो भी वो उसका क्या कहलाएगा, रेखीय समाकलन कहलाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो अलग अलग छोटे छोटे अल्पांश लिए उन सबके रेखीय समाकलन करेंगे। इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, फिर A2 का उसकी अल्पांश लेंथ के साथ में डॉट प्रोडक्ट, फिर AN का उसकी अल्पांश लेंथ के साथ में डॉट प्रोडक्ट करके जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो हमें टोटल लेंथ के सापेक्ष हमें क्या मिल जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के सापेक्ष समाकलन मिल जाएगा। जब प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के सापेक्ष जो भी इसका समाकलन करेंगे वो इसकी लेंथ के सापेक्ष होगा। इस वजह से इसको भी कैसा, इस प्रकार से भी अगर हम समाकलन करेंगे तो वो भी उसका क्या कहलाएगा, रेखीय समाकलन। अब देखो रेखीय समाकलन को दूसरा नाम पथीय समाकलन भी कहते हैं, पाथ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये किसके अंदर, ये किसी न किसी पथ के अनुदिश हो रहा होता है। क्योंकि ये क्या एक पथ है, कोई ना कोई जिसके ऊपर कोई चल रहा होगा या फिर कोई भी सदिश है उसकी डायरेक्शन को इस प्रकार से व्यक्त करे, या फिर कोई भी रेखा है सदिश क्षेत्र की रेखा उसको इस प्रकार से व्यक्त करे। तो इस वजह से इस लाइन के ऊपर जो ये इफेक्ट ज्ञात किया जाता है ये क्या कहलाता है, पथीय या फिर क्या कहलाता है, वक्रीय समाकलन भी कहलाता है। क्योंकि एक वक्र के रूप में कोई भी सदिश क्षेत्र की रेखा है उसके ऊपर हमने क्या ज्ञात किया है, सदिश क्षेत्र का इफेक्ट ज्ञात किया है, और उसको किसके रूप में, अलग अलग टुकड़ों के रूप में तोड़ा जरूर है, पर किया क्या है, उसी वक्र का क्या किया है, अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य हमने समाकलन ज्ञात किया है। इस वजह से इसको पथीय समाकलन भी कहा जाता है। क्योंकि वक्र बोलो, रेखा बोलो, पथ बोलो, तीनों क्या है, इसे समान ही है, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो डेफिनेशन है। अब ये है कि आप लोग कौन सी लिखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बाकी इसकी दोनों डेफिनेशन क्या है, सिंपल ही है। देखो पहली डेफिनेशन क्या है, किसी सतत सदिश, किसी सतत सदिश फलन जिसका किसी दी गई दिशा में प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य समग्र प्रभाव का मतलब उसका मान क्या है, उसके मान ज्ञात करने के लिए अभिष्ट राशि का उस दिशा में समाकलन किया जाता है। जिसे क्या बोलेंगे, रेखीय समाकलन कहते हैं। एक तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि जैसे कि मान लो कि मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, किसी दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर हम क्या करें, कोई ना कोई डायरेक्शन है तो इसका मतलब इसी दिशा के अंदर सदिश राशि का इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है कि हमने किसी दिशा के अंदर जो कोई भी सदिश फलन है जो जिसकी दिशा किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शो की जा रही है, उस दिशा के अंदर क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य, मतलब हमने कोई भी दो बिंदु ले लिए, जैसे मान लो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य इस रेखा के ऊपर सदिश राशि का टोटल कितना इफेक्ट है, इफेक्ट बोलो या फिर उसकी वैल्यू क्या है, दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो वो ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सदिश फलन का क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है, जिससे उसका क्या बोलते हैं, रेखीय समाकलन बोलते हैं। जिससे देखिए सेकंड डेफिनेशन जो है इसकी है वो क्या है, या के रूप में लिख लेना,
किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदिश क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त सदिश राशि के मान ए वेक्टर तथा उस दिशा में उसकी अल्प लंबाई डेल एल वेक्टर के अदिश गुणनफल को व्यक्त करता है। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर क्या है, ये छोटी छोटी लेंथ ले रहे हैं, उसके ऊपर जो सदिश रेखा का मान हमने प्राप्त किया, उस मान को उस अल्पांश लंबाई के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसा? डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो वही डॉट मल्टीप्लिकेशन उसका क्या कहलाएगा? रेखीय समाकलन कहलाएगा। तो लेंथ है, तो उसमें अगर हमने उसको अल्पांश टुकड़ों के अंदर तोड़ा है, तो एक टुकड़ा तो होगा नहीं, इनफाइनाइटली कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, मतलब उनको संख्या नहीं मालूम है। ठीक है, तो उन सबको जोड़ेंगे तो उस वजह से हमें वो क्या मिलेगी? पूरा वक्र या पूरी रेखा मिल जाती है। इस वजह से भी इसको क्या बोला जाता है? रेखीय समाकलन बोलते हैं। अतः इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे पथीय या वक्रीय समाकलन भी कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले का व्युत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि देखो, हमने ये कोई एक वक्र ले लिया। ठीक है, इस वक्र के अंदर क्या है? इस वक्र को हमने क्या किया? छोटे छोटे अल्पांश टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया? विभाजित किया। मान लो कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहां से और इस बिंदु के मध्य, अंतिम बिंदु के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है? इसके ऊपर जो सदिश क्षेत्र का इफेक्ट है उसको ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? जो हमने इसको अल्पांश टुकड़ों के अंदर विभाजित किया है, तो इस प्रत्येक टुकड़े के ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें मान नोट करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे a1 वेक्टर एन मान, यहाँ पे इसका मान क्या हो गया? an वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो इसकी टुकड़ा लेंथ ली है, स्मॉल क्षेत्र या स्मॉल लिस्ट लेंथ ली है, उसकी लंबाई कितनी है? डेल L1 वेक्टर, डेल L2 वेक्टर। यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम आगे तक जा रहे हैं, वहां तक लास्ट जो पॉइंट है उसकी लेंथ कितनी होगी? डेल LN वेक्टर। बिंदु ए से इस बिंदु बी के मध्य में क्या ज्ञात करना है? टोटल जो सदिश क्षेत्र ए है उसका इस पूरी लेंथ L के ऊपर क्या इफेक्ट है वो हमें ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में क्या है? जैसे कि मान लो कि ये जो लंबाई L है, इसको हमने क्या किया? डीएल लंबाई को, L लंबाई को क्या किया? डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा LN लंबाई तक हमने क्या कर दिया? अलग अलग टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया, और प्रत्येक टुकड़े के ऊपर जो सदिश क्षेत्र का मान है, ए का मान, वो क्या है? a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, तो an वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो ये सदिश क्षेत्र है या फिर सदिश क्षेत्र की जो रेखा है, उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य जो इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा? प्रत्येक अल्पांश टुकड़े के ऊपर सदिश क्षेत्र का मान तथा उस अल्पांश टुकड़े के ऊपर जो उसकी अल्प लंबाई है, उनका डॉट प्रोडक्ट किसको व्यक्त करेगा? सदिश क्षेत्र को व्यक्त करेगा, मतलब उसके रेखीय समाकलन को व्यक्त करेगा। लेकिन हमें टोटल इफेक्ट ज्ञात करना है, तो सारे के सारे
बिंदुओं के ऊपर या सादे के सारे अल्प लंबाइयों के ऊपर जो सदिश क्षेत्र का मान है उनका उनके खुद के लेंथ अल्प लंबाई सदिश के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके हम जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में ये पूरी लंबाई ए से लेके बी तक का ये क्या प्रदर्शित करेगा, उसका रेखीय समाकलन प्रदर्शित करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ए से बी पर सदिश क्षेत्र का कुल प्रभाव या रेखीय समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जितने भी पॉइंट है उन सबके सदिश क्षेत्र के मान तथा उनके अल्प लंबाइयों को मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना होगा। यहाँ से क्या होगा, a1 वेक्टर डेल l1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर डेल l2 वेक्टर प्लस डॉट 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 an वेक्टर डॉट डेल n वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको और किस रूप में लिख सकते हो, इसको रेखीय समाकलन को और इस प्रकार से भी लिख सकते हो, n वेक्टर डॉट डेल n वेक्टर। ये किसको प्रदर्शित करेगा, रेखीय समाकलन को। अब देखो कि जो हमने लेंथ ली है, टोटल जो सदिश क्षेत्र को व्यक्त करने वाली जो हमने लेंथ ली है, जो रेखा ली है, उसकी लंबाई अगर अल्प हो जाए, मतलब जो ये l है इसका मान क्या हो जाएगा, अल्प हो जाए, तो उस कंडीशन को आपको मालूम हो जब अल्प लंबाई होगी तो उस कंडीशन में ये समेशन का साइन किसमें चल जाएगा, इंटीग्रेशन, मतलब डेल्टा एल के अल्प होने की कंडीशन में, अल्प होने, या फिर इसको आप किस प्रकार से डेल्टा एल एन टेंस टू अगर 0 लिखते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, समेशन का साइन हमेशा किसमें चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, मतलब समेशन का साइन इंटीग्रेशन में कौन सी कंडीशन में चेंज होता है, जो आप क्या लेते हो, स्मॉल लेंथ ले रहे होते हो या फिर कोई भी ऐसा आप समेशन वाला या फिर एडिशन वाली राशि ले रहे होते हो जहाँ पे चेंज क्या होता है, वो स्मॉल होता है, लगभग 0 के बराबर, 0 तो नहीं पर लगभग 0 के बराबर, तो उस कंडीशन में भी समेशन का साइन किसमें हो जाता है, इंटीग्रेशन में। और अगर लॉन्ग चेंज है तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन किसमें हो जाएगा, समेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये समेशन जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन में। तो रेखीय समाकलन क्या होगा, ये का इसका ए वेक्टर का रेखीय समाकलन का सूत्र क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कौन सी लेंथ के सापेक्ष, एल लेंथ के सापेक्ष जो स्मॉल चेंज है वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब देखो अगर डी एल वेक्टर हो, ठीक है, डी एल वेक्टर, अगर डी एल वेक्टर जैसे कि ये क्या है, स्थिति सदिश है, क्योंकि लेंथ है वो तो एक प्रकार से कोई ना कोई स्थिति के ऊपर ही होगी। तो अगर ये स्थिति सदिश है और इसको डी एल वेक्टर को हम किस प्रकार से लिखें, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के रूप में लिखें, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है वेक्टर फील्ड भी क्या होगा, किसी न किसी तीन से, जैसे कि इसकी भी 3 डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको जोड़ के आप ये लिख रहे हो, तो 3 डायमेंशनल रूप में आप वेक्टर फील्ड को भी किस प्रकार से लिख सकते हो, ये वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के रूप में लिखोगे। तो इसका मान इसमें रखोगे तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ये वेक्टर का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन बोल सकते हो, या फिर टोटल ए का मान जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्या है डॉट प्रोडक्ट के रूप में, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप तथा डी जेड के कैप हो गया। तो उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको मालूम हो ओनली आई वाली टर्म का आई के साथ में, जे वाली का जे के साथ में, के वाली का के साथ में, बाकी सारे का सारा मान इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये ए वेक्टर जो है वो किसके रूप में आएगा, ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड। ये क्या होगा, किसी भी सदिश का क्या होगा, रेखीय समाकलन का सूत्र होगा। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लो कि किसी लेंथ के अंदर टोटल मान ई वेक्टर दे दिया, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, वो क्या है अलग अलग टुकड़ों के रूप में, मतलब कोई भी फील्ड है उसके अंदर कोई भी एक आपको क्षेत्र दे दिया, उसमें उस फील्ड का मान हर जगह पे समान नहीं है, तो आपको टोटल इफेक्ट भी अगर किसी भी क्षेत्र में ज्ञात करना होगा ना,
तब भी उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र के अंदर उसका रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है।